आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र मध्य भारत में बसे रामोशी आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संघर्ष के मुखिया थे। फड़के का मानना था कि ब्रिटिश शासन से आमने सामने के युद्धों में पार पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने छापामार प्रणाली अपनाई और अंग्रेजों के खजानों और शस्त्रागारों को लूटने लगे। शस्त्रार्जन के लिए पैसे की समस्या हल करने के लिए वे कभी कभी बड़े बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहाँ डाके डालते थे। अमीरों का धन लूटकर वे गरीबों में बांटते और समाजवाद का व्यवहारिक रूप जीवन में अपनाते। फड़के के आतंक से अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम हो गई। सन 1857 में उन्हें पकड़ने के लिए जाल डाले जाने लगे। मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेपल ने घोषित किया कि फड़के को पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। वीर फड़के कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि कोई मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेपल का सिर लाकर देगा तो उसे 10,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। वासुदेव बलवंत फड़के को 1880 में गिरफ्तार करके आजीवन कारावास का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्होंने 17 फरवरी 1883 को जीवन की अंतिम सांस ली। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। यार, मैं नहीं मानता इस बात को। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। क्या बेवकूफ़ी इसमें बताओ? तुम इसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोच रहे हो, पर जरा उसके हिसाब से तो सोचो। इसमें सोचने की कुछ बात ही नहीं है। क्या बात है बेटा? आज किस बात पर बहस हो रही है तुम लोगों में? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं काका, ये बोल रहा है कि इसके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनके लड़के ने 35,000 की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि कंपनी उसे दूसरे शहर भेज रही थी। हाँ, तो उस लड़के को बाहर नहीं जाना होगा। अरे पागल है वो। ओए चुप कर काका, मैं बताता हूँ पूरी बात। उस लड़के के पिता नहीं है और वो इकलौता है घर में, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए यहीं रहकर 12,000 की नौकरी ही ज्वाइन कर ली है। अब वो माँ को किसके भरोसे छोड़कर जाएगा? फिर तो उसने सही किया। पर काका, बिल्कुल सही, जैसा महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के? ये कौन थे काका? अरे क्रांतिकारी थे। अभी अभी काका ने कहा था, सुना नहीं क्या तूने? ओए कितनी बार कहा है कि कम बोला कर। हाँ काका, प्लीज हमें कुछ बताइए इनके बारे में। पर काका, पहले कुछ चाय और खाने के लिए बुलवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गंजू, चाय और समोसे लेते आना। हाँ तो भाई सुनो, वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को शिरडोन में हुआ था। वासुदेव पूना में फौज के वित्तीय विभाग कार्यालय में काम किया करते थे। अरे उस समय पूना में अंग्रेजी फौज का भारी दबदबा था। हाँ,
एक दिन वासुदेव जी फाइलों को अपने अंग्रेजी साहब के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये काम उन्हें नित्य ही करना पड़ता था, जिस कारण उन्हें हमेशा देर हो जाती थी। तो एक दिन भाई, दिन भर इन फाइलों के बीच में रहते रहते तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तो आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? कोई बिना फाइल वाली नौकरी कर लीजिए। अरे नहीं भाई, दूसरी बार इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकता मैं। दूसरी बार? पहली बार कब उठाया आपने? पहली बार शादी करके। अरे फड़के जी, क्या बात है? आप तो अपना काम इतनी तेजी से कर रहे हैं और इतना ध्यान मग्न होकर कर रहे हैं जैसे यहाँ कोई और है ही नहीं। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज दफ्तर से जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि नगर में आज सार्वजनिक सभा स्थल पर देशभक्त न्यायमूर्ति रानाडे जी का भाषण होने वाला है और मैं इस भाषण से वंचित नहीं होना चाहता। हाँ, मैंने आपसे उनके बारे में काफी कुछ सुना है। लगता है आप उनके विशेष भक्त हैं। जी हाँ, उनके उत्तेजक भाषण से मेरे मन को प्रेरणा मिलती, या यूं कहिए कि जीवन धारा का प्रवाह। मगर अभी तो इन फाइलों का प्रवाह खत्म हुआ। अब बस साहब को ये दे दूं, फिर फ्री। वासु दादा! क्या बात है, तुम यहाँ? दादा, तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई है और वो तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है। जल्दी करो दादा, जल्दी गांव जाओ। अच्छा, मैं साहब से कहकर अभी आता हूं। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? यस। सर, ये मेरी सारी फाइलें कंप्लीट हो गई हैं। ओके, वहां टेबल पर रख दो। क्या बात है, कुछ कहना है? सर, गांव में मेरी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। मुझे शीघ्र ही बुलाया है। मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। नो 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 नो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सर, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी माँ मर ही जाएगी। यदि माँ का ही मौत था तो नौकरी करने क्यों आए? सर, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही होगा। बट आई कांट हेल्प यू। दिस इज नॉट ए जोक। द जॉब इज जॉब, मिस्टर फड़के, अंडरस्टैंड? तो ठीक है सर, मैं अपनी माँ के लिए नौकरी का मोह छोड़ रहा हूं। मैं अपना त्यागपत्र लिखकर आपको दिए जाता हूं। मेरी माँ मुझे पुकार रही है। देश के नौजवानों को अंग्रेजों द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। वो तारुण्य ही कैसा जो कुछ करके ना दिखा सके। अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को फिर से महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बन के दिखाने की जरूरत है। तो ये थे वासुदेव बलवंत फड़के जी, जिन्होंने अपनी मां के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया। यही तो है जीवन बेटा, जहां आपको कभी कभी किसी और के लिए अपने आप को या अपना कुछ महत्वपूर्ण त्याग करना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं काका, हम इस बात को समझ ना सके थे। काका, ये तो उनका अपनी माँ के प्रति प्रेम था, सो उन्होंने वो त्याग किया। अब आप उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए ना। हाँ काका, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। जरूर जरूर बच्चों। फड़के जी के मन में उस राजनेता के वो अंतिम वाक्य बार बार गूंजते रहे कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बनकर दिखाने की जरूरत है। फड़के अपने गांव शिरडोन जहां पहुंचे, उनकी मां तो बच नहीं सकी, पर उन्हें संतोष था कि वो उनके अंतिम समय में उनके पास थे और वो उनकी सेवा कर सके। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात एक विचार उनके मन में बार बार कौंधने लगा। क्या हुआ जो मेरी मां मर गई? देर सबेर सभी की माताएं मरती हैं। कौन बचा सका है अपनी मां को?
पर एक मां और है जिसे हमें मिलकर बचाना चाहिए। वो मां हम सबकी मां है, भारत माता है। हमारी भारत माता को अंग्रेजों ने दासता के बंधनों में जकड़ रखा है। हम सबको मिलकर अपनी भारत माता को विदेशी दासता के चुंगल से मुक्त कराना चाहिए। फड़के जी ने परिस्थितियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया और निश्चित किया कि ब्रिटिश शासन का पंजा भारत की भूमि पर दृढ़ता से जम चुका है और अब आमने सामने के युद्धों में उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अतः केवल छापामार युद्ध प्रणाली से ही अंग्रेजी शासन के पंजों को कुछ ढीला किया जा सकता है। उन्होंने वन्य जातियों को सैन्य रूप में संगठित किया और रामोशी, नाइक और भील जातियों की सेनाएं संगठित की। इस अभियान में उनके साथ शामिल हुए दौलतराव रामोशी और गोविंद राव दावरे, जिन्हें जनरल दावरे कहा जाता था, और फड़के जी को शिवाजी द्वितीय। साथियों, हमारी भारत माता को इन अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। क्या हमारी रगों में बहने वाला खून ठंडा पड़ गया है? क्या हमारी तलवारों में वो धार नहीं बची? क्या हम गुलामी के अंधकार को चीरकर स्वतंत्रता का सूर्य देखें? हम इतने कायर नहीं कि अपनी मां को लहूलुहान देखकर मुंह फेर कर बैठ जाएं? क्या हम इस लायक भी नहीं कि अपने परिवार की, अपनी धरती माता की रक्षा कर सकें? याद रखो, जो अपने परिवार को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को बचा ना सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि आज हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेगी। इसलिए बांध लो सर पर कफन और निकल पड़ो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, और ये प्रतिज्ञा लो कि जब तक हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा देते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और दिखा देंगे इन गोरे फिरंगियों को कि इस पवित्र भूमि के एक एक सपूत का खून अब लावा बन चुका है और ये उमड़ता हुआ सैलाब उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। और हम मुट्ठी भर लोग इतनी विशाल अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, मुझे पता है हम मुट्ठी भर हैं, मगर ये मत भूलो कि युद्ध में विजय सैनिकों की भीड़ से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही रणनीति से मिलती है। सवाल ये नहीं कि युद्ध कितने सैनिकों से लड़ा जाए, बल्कि ये है कि कैसे लड़ा जाए, क्योंकि युद्ध कोई दो दलों के बीच खेला जाने वाला मनोरंजक खेल नहीं है कि जिसमें दोनों दलों के खिलाड़ी नियमबद्ध एवं अनुशासित तरीके से अपना प्रदर्शन करें। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है और इसे जीतना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, और हम उनसे आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते, मगर हम छापामार युद्ध तो कर सकते हैं। मगर फड़के जी, उसके लिए भी तो हमें और साथियों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, इसके लिए हमें सेना संगठित करनी होगी। जाओ, वन जातियों, मजदूर, किसान, आम नागरिक, जो कोई भी हमारे साथ इस संग्राम में जुड़ना चाहे उसे जोड़ो और अपनी सेना तैयार करो और इन फिरंगियों के विरुद्ध इस निर्णायक युद्ध का शंखनाद कर दो। हाँ, और रानाडे महाशय ने भी तो यही कहा था कि आज देश के नौजवानों को छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप बनकर दिखाना है। फड़के जी, मैंने अपने सभी दल बल को आपकी सेना में सम्मिलित तो कर लिया है, पर हम इनको प्रशिक्षण देंगे कहाँ? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे विचार से अगर हम अपनी सेना को गुल टेकड़ी और कम्यूरसन की पहाड़ियों पर ट्रेनिंग दें तो कैसा रहेगा? हम सबकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो जगह ठीक रहेगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है। वो जगह अंग्रेजों की पहुंच से बहुत दूर है। मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूं। तो फिर वहां कल से ही प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। ये तो ठीक रहा, पर हमारे काम काज के लिए धन कहां से आएगा? मैंने इसका हल पहले ही ढूंढ लिया। हम अंग्रेजों के खजानों और शस्त्रागारों में छापा मारकर धन और शस्त्र लूट लेंगे। कभी कभी हम बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहां भी डाके डालेंगे। बचे हुए धन को गरीबों में बांट दिया जाएगा। लूटे हुए सारे धन का पहले पंचनामा करेंगे और फिर मालिक को रसीद देंगे। देश के स्वाधीन होने पर लूटा हुआ धन ब्याज सहित वापस कर देंगे। फिर तो काम हमें जल्द ही शुरू कर देना चाहिए।
यही शाबाश, लगा लगा पकड़ पकड़ गर्दन से पकड़, गर्दन से पकड़। टगड़ी लगा, टगड़ी। अरे देख, चलो गोभी पचास मार, गोभी पचास, जोर से। कमर पे ले ये बात, शाबाश शाबाश शाबाश, मजबूती से जमे रहो। अरे कमजोर आदमी क्या अंग्रेजों से लड़ेगा, जरा जोर लगा। नहीं भाई, तलवार ऐसे नहीं, ये यहाँ से पकड़ो मजबूती से। और सामने वाला वार करे ऐसे। पिछले कुछ समय से फारके की सेना का आकार और आतंक बढ़ने लगा है। पर मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ वन्य जातियों को संगठित कर उसने इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली। उसने हैदराबाद के निजाम के राज्य में से पठानों और रुहैलों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया है। इसलिए उसकी मजबूती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा सर, वरना इस फारके की सेना ने तो अभी हमारी सिर्फ जड़ ही हिलाई है। अगर कुछ न किया तो ये हमें ही उखाड़ फेंकेंगे। अठारह सौ 76-77 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। भूख की पीड़ा से हजारों व्यक्ति काल के गाल में समा गए। फड़के जी से यह देखा नहीं गया। उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे देशवासी उसी भारत माता के पुत्र हैं जिनका मैं हूं। वे भूखे मरे और मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊं। हम अपने ही देश में जानवरों का जीवन व्यतीत करें, यह विचार भी मेरे लिए असंभव है। मैं इसी बात पर दिन रात विचार किया करता हूं। सैकड़ों कष्ट देकर मेरे हृदय ने निश्चय कर लिया है कि ब्रिटिश सत्ता का खात्मा करूंगा। अब और कोई विचार मेरे मन में नहीं आते और ना रातों को नींद आती है। देशवासियों की सहायता करने और उन्हें स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में मेरे प्राण निछावर कर देना कहीं अच्छा है। बच्चों अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए फड़के जुट गए। अंग्रेजों के खजाने लूट लूट कर वो गरीबों के पेट भरने लगे। सरकारी अफसर थर थर कांपने लगे। अंग्रेज भक्त अफसर बौखला गए। उनको खबर मिली कि गांवों और छोटे छोटे नगरों में रहने वाले अंग्रेज भाग भाग कर पूना पहुंचने लगे। लेकिन वो तो अपनी बात पर अटल थे। उन्होंने फैसला किया कि तो ठीक है, पूना चलो। हम पूना में छापे मारेंगे। वहां के सरकारी भवन जला दो और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दो। सतारा जिले को रौंद डालो। ब्रिटिश जेलों पर धावा बोलकर कैदियों को मुक्त करा दो। मुक्त होने के बाद जो कैदी चाहें तो अपने अपने घर जा सकते हैं, या चाहें तो हमारे साथ रहकर देश को स्वाधीन कराने में हमारी सहायता कर सकते हैं। फारके के आतंक ने हमारी नींद हराम कर दी। यदि हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो जल्द ही सारे महाराष्ट्र से हमें बाहर कर देंगे। ठीक है, अंग्रेज अफसरों से कहो कि जितने भी क्रांतिकारी विद्रोही दिखे उन्हें गोली मार दी जाए, फांसी के फांदों पर लटका दो, जिंदा जला दो, घोड़ों की टापों से कुचलवा दो या संगीनों से छेद दो। फिर तो कोई भी इंडियन फिर से सिर उठाने का साहस नहीं करेगा और ना ही देश की आजादी की बात सोचेगा। फड़के साहब, आपने सुना वो अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण कदम? हां, सुना और महसूस भी किया। लेकिन उन्हें क्या पता कि भारतीय क्रांतिकारी रक्त बीज होते हैं। एक शहीद के खून से सैकड़ों क्रांतिकारी पैदा होकर शहीदों की पंक्तियों में पहुंचने के लिए बेचैन हो उठते हैं।
अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ब्रिटिशों पर हमारा आक्रमण और अधिक तेज कर दो। और आप सुनाए रामोशी जी, क्या खबर लाएं? जी, बंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने घोषित किया है कि आपको पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। तो ठीक है, हमारी तरफ से भी ये घोषित कर दो कि जो कोई बंबई के गवर्नर का सर लाकर मुझे देगा, मैं उसे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। अंग्रेजी सरकार ने अपने प्रयत्न और तेज कर दिए। फड़के को पकड़ने के लिए निजाम तथा अंग्रेजों की फौजें पीछा कर रही थी। मेजर डेनियल और मिस्टर स्टीफेंसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने उसका पीछा किया। फड़के निजाम के राज्य में जा निकला। निरंतर भागते रहने के कारण एक दिन वो बहुत थक गया। बुखार ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। आश्रय पाने के लिए वो हैदराबाद के कलादगी जिले के एक गांव में पहुंचा और देवी के मंदिर में विश्राम करने लगा। बुखार व थकान के कारण वो मूर्छित जैसा हो गया। तभी पीछा करती हुई ब्रिटिश सेना वहां पहुंच गई। मेजर डेनियल उसकी छाती पर खड़ा हो गया और बूट पहने हुए उसने अपना एक पैर फड़के के गले पर रख दिया और बोला, कहो मिस्टर फड़के, अब क्या चाहते हो? तुमसे तलवार के 2-2 हाथ करना चाहता हूं। 2-2 हाथ? तुम अभी इस हालत में नहीं हो फड़के। इसे हथकड़ी पहनाकर पूना ले चलो। तुम पर पूना में राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। फड़के पर लूट, डकैती, चोरी एवं हत्याओं के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया जाता है। परंतु फड़के जैसे महाभयंकर कैदी को भारत की किसी जेल या अंडमान में रखना उचित नहीं। इसीलिए फड़के को अदन की जेल में रखा जाए। फड़के को अदन की जेल में रखा गया। वीर फड़के ने वहां भी अपना पराक्रम दिखाया और वो अदन की जेल तोड़कर भाग निकला। यदि वो भारत के किसी जेल से भागा होता तो ब्रिटिश सरकार उसकी छाया भी नहीं छू सकती थी। परंतु वो विदेश में था। जेल से निकलकर वो जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा। गंतव्य नहीं समझ सका। दोबारा पकड़कर वो फिर से जेल में ठूस दिया गया। अदन की जेल में ही वीर वासुदेव फड़के ने 17 फरवरी 1883 को जीवन की अंतिम सांस ली। भारत की भूमि से तो वो वीर विदा हो ही चुका था। वो अब दुनिया से भी विदा हो गया। हम उससे अलविदा भी नहीं कह पाए। जुल्म से गर कर दिया, खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर वंदे मातरम। निर्देशन मॉरिस लाजरस। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
सम्मान का, मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।